नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है कि गंडक है, इनमें से कोई नहीं है कि दामोदर है? कौन सी नदी है? फटाफट कमेंट करके बताओ। जो पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताओ। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके बताओ, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है कि गंडक की, इनमें से कोई नहीं कि दामोदर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर 4। कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर नदी है, सॉरी। तो आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट है, इनको आपको नोट करके लिख लेना। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में आई भीषण बाढ़ के कारण इससे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। इससे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट है, यह भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। यह भारत के कहाँ किस उसमें बहती है? तो झारखंड में बहती है और पश्चिम बंगाल में बहती है। दैट्स ओके। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं और प्रैक्टिस करना है। दैट्स ओके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को नोट करके लिख लेना है। ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है और चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है और चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फर्स्ट पॉइंट है, चीन में इसे यारमुख संगपुर नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है, यह तिब्बत में हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सेकेंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंडक एक नदी है जो नेपाल और भारत से होकर बहती है। गंडक एक नदी है जो नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और भारत में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 130 दिनों का कि 150 दिनों का कि 100 दिनों का कि 120 दिनों का? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 130 दिनों का, 150 दिनों का कि 100 दिनों का कि 120 दिनों का? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कितने दिनों का? 100 दिनों का। तो आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 100 दिनों का मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करके लिख लेना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फर्स्ट पॉइंट है, यह एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। सेकेंड पॉइंट है, यह आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। थर्ड पॉइंट है, यह अधिनियम पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है, मनरेगा एक ऐसी योजना है जो मनरेगा अधिनियम पर आधारित है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप नोट करके लिख लेना है। सभी लोग इस क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, मनरेगा का क्रियान्वयन मुख्यतः ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसके बैग सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने की स्वेच्छा से काम करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मांस उत्पादन की, अनाज उत्पादन की, मछली उत्पादन की, दलहन उत्पादन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, अनाज उत्पादन, मछली उत्पादन की, दलहन उत्पादन? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मछली उत्पादन। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। तो इसके कुछ पॉइंट है जिनको आपको नोट करके लिख लेना है।
नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, जिसे नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित, जिसे नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, नीली क्रांति भारत के लिए आत्मनिर्भरता, पोषक तत्वों और आर्थिक विकास के रूप में जलीय कृषि और विशेष रूप से मछली उत्पादन में एक विस्फोट है। सेकेंड पॉइंट है, पैकेज कार्यक्रम के माध्यम से मछली और समुद्री उत्पाद के उत्पादन में तेजी से वृद्धि की अवधारणा को नीली क्रांति कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, इससे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान लॉन्च किया गया है, जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास एजेंसी को प्रयोजित किया था। ये कुछ पॉइंट है जिनको नोट करके लिख लेना है। रेस्ट ओके। और कुछ पॉइंट है, जिसे मांस उत्पादन का संबंध किससे? लाल क्रांति से। मांस उत्पादन का संबंध किससे है? लाल क्रांति से। अनाज और दलहन उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। अनाज और दलहन उत्पादन का संबंध किससे? हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से। दुग्ध का उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से। तो ये पॉइंट है जिनको आपको रट लेने, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, एनी बेसेंट, काशीनाथ तिलक। किसने की थी? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, भगवान दास, एनी बेसेंट, काशीनाथ तिलक ने। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने की थी। रेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करके लिख लेने हैं। ब्रिटिश समाजवादी एनी बेसेंट एक ब्रह्म संगत राष्ट्र महिलाओं के अधिकारों और गृह शासन के अधिवक्ता, एक शिक्षिका और भारतीय राष्ट्रवाद को समर्थक भी थी। वह आयरलैंड और भारत दोनों में मानव स्वतंत्रता और स्वशासन की प्रबल अधिवक्ता थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इन्हें अपने संस्थापकों में से एक रूप में गिना जाता था। यह कामाख्या भेलपुर वाराणसी में लड़कों के लिए एक माध्यमिक विद्यालय है, जिसे केंद्रीय हिंदू बालक विद्यालय का CHS के कहा जाता है। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में की थी। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा है। रेस्ट ओके। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में। ये पॉइंट है, नोट करके लिख लेना। और कुछ पॉइंट है जिनको नोट करके लिखना है। मदन मोहन मालवीय राजनीतिक सुधारक और शिक्षक मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना उन्होंने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अगला पॉइंट है, भगवान दास। भगवान दास भारत के एक प्रसिद्ध ब्रह्म थे। उन्होंने एक ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा में सेवा की थी। काशीनाथ तेलंग भारतीय न्यायाधीश काशीनाथ शिवल तेलंग CIA के भारत विधि थे, जिन्होंने बॉम्बे महान्यायालय में सेवा की थी। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको नोट करके लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, उस वायसराय का जन्म बताइए जिन्होंने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। लॉर्ड इरविन, चार्ल्स वुड, लॉर्ड हार्डिंग, क्लेमेंट एटली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। लॉर्ड इरविन, कि चार्ल्स वुड, के लॉर्ड हार्डिंग, कि क्लेमेंट एटली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। इसके कुछ पॉइंट है जिनको आपको नोट करके लिखना है। लॉर्ड इरविन 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी। गांधी इरविन समझौता में 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इससे पहले लॉर्ड इरविन वायसराय ने अक्टूबर 1929 में एक अनिर्दिष्ट भविष्य में ब्रिटिश अधिकृत वाले भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की एक स्पष्ट पेशकश की घोषणा की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास को लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके SSC MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेस्ट ओके। तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1986 को, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1978 को, 12 जुलाई 1992 को। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1986, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1978, 12 जुलाई 1992 को। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। रेस्ट ओके, सभी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको लिख लेना है। 12 जुलाई 1982 की स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक विकास वित्तीय संस्थान या बैंक है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। नाबार्ड की स्थापना बी एस शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति नियोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। रेस्ट ओके। तो ये आपको याद कर लेने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।